हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया ना। चैप्टर 4 की तैयारी शुरू कर दी होगी। एग्जाम में भी चैप्टर 3 और 4 हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसके सारे पॉइंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मल आवेश। लुईस बिंदु संरचनाएं समानता अणुओं की वास्तविक आकृति नहीं दर्शाती। हमने देखा उसमें खाली डॉट दिखाते हैं कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बहुपरमाणु आयनों में संपूर्ण आवेश किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित ना होकर किस पर उपस्थित होता है? पूरे आयन पर। चूंकि प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश दर्शाया जा सकता है। अब बहुपरमाणु अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश दर्शाया जा सकता है और किसी उसके अविगलित स्थिति में अर्थात मुक्त परमाणु अवस्था में संयोजित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या तथा लुईस संरचना में परमाणु के प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के रूप में उसे परिभाषित भी किया जा सकता है। इसे हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं देख लेते हैं। इसे दर्शाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है फॉर्मल आवेश का। क्या फॉर्मूला है? देखिए, लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश इक्वल टू मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, दैट मीन्स संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस अनाबंधित एकाकी। अनाबंधित दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक बंध में जो भाग ले रहे हैं और जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, दैट मीन्स बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो अनाबंधित दैट मीन्स एंटी बॉन्डिंग एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस 1/2 आबंधित जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या, दैट मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो हमारे ये फॉर्मूले के बेस पर ही हम फॉर्मल आवेश का उदाहरण देखेंगे। देखिए आगे, फॉर्मल आवेश का परिकलन इस अभिधारणा के आधार पर है कि अणु अथवा आयन में संबंधित परमाणु पर प्रत्येक सहभाजित युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन तथा युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ओजोन। ओजोन की लुईस संरचना को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 ऑक्सीजन है ओजोन में, 1, 2 और 3। ठीक है, एक साइड डबल बॉन्ड और एक साइड सिंगल बॉन्ड। 1 नंबर पे हमने लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 नंबर पर 4 और 3 नंबर पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ठीक है, अब इसमें से फॉर्मल आवेश कैसे निकालना है? तो ऑक्सीजन परमाणु को 1, 2 और 3 इस प्रकार चिन्हित किया गया है। एक द्वारा जो चिन्हित केंद्रीय O परमाणु पर फॉर्मल आवेश निकालें तो हमारे सूत्र के अनुसार मुक्त परमाणु में संयोजित इलेक्ट्रॉन में कुल संख्या, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 माइनस अनाबंधित इलेक्ट्रॉन। तो अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक नंबर पर 2 हैं, माइनस 1/2 उसमें क्या है आपका? आबंधित सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है? तो सहभाजित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 1। सर दूसरे नंबर पे देखेंगे सेम फॉर्मूला, तो 6 माइनस 4 माइनस 1/2 इंटू 4। तो यहाँ पर 2 नंबर में 4 है ना आबंद, तो यहाँ पर क्या इसका वैल्यू आ गया 0। 3 नंबर पर भी देखेंगे इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 6 माइनस 1/2 इंटू 2, दैट गिव्स 1 माइनस 1। अतः ओजोन के लिए अणु का फॉर्मूला आवेश हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। फॉर्मूला बेटा बहुत ईजी है, उस फॉर्मूले को फॉलो करके आप इजिली फॉर्मल आवेश निकाल सकते हैं। दैट मीन्स किस पर प्लस चिन्ह आएगा, किस पर माइनस आएगा और जिस पर 0 आता है उस पर कोई आवेश नहीं आएगा। इस तरह हम फॉर्मल आवेश किसी भी अणु का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पर से आप और भी अणुओं की प्रैक्टिस करना, ताकि फॉर्मल आवेश के अणुओं पर आप HNO3 है, H2SO4 में किस में धन आवेश आ रहा है, किस पर ऋण आवेश आ रहा है, इस तरह की आप गणना कर सकते हैं। आगे आते हैं, सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मल आवेश अणु में वास्तविक आवेश पृथक्करण प्रकट नहीं करते हैं। लुईस संरचना में परमाणु पर आवेश को दर्शाने में अणु में संयोजित इलेक्ट्रॉन का लेखा जोखा रखने में सहायता मिलती है। फॉर्मल आवेश की सहायता से किसी भी स्पीशीज की कई संभव लुईस संरचनाओं में से निम्नतम ऊर्जा की संरचना का चयन करने में सहायता मिलती है। साधारणतः न्यूनतम ऊर्जा वाली संरचना वह होती है जिसके परमाणु पर न्यूनतम फॉर्मल आवेश होता है। फॉर्मल आवेश का सिद्धांत आबंधन की शुद्ध सहसंयोजी प्रकृति पर आधारित है, जिससे आबंधित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन समान रूप से होता है। ओके, तो ये हुए फॉर्मल आवेश का महत्व हो गए हमारे पास। अब आते हैं हम अष्टक के नियम की सीमाओं पर।
तो अष्टक का नियम उपयोगी तो बहुत है, परंतु यह सदैव लागू नहीं किया जा सकता। यह मुख्य रूप से आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है तथा अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को समझने में उपयोगी होता है। अष्टक नियम के 3 मुख्य अपवाद हैं, वो किस प्रकार से हैं वो देख लेते हैं। पहला है केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। तो कई सारे ऐसे अणु हैं जो केंद्रीय परमाणु में अष्टक रचना नहीं रखते हैं, फिर भी वे स्थायी रचना रखते हैं, जैसे कि जिनकी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है 8 से कम होती है। देखें LiCl है, लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बोरॉन क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। तो LiCl की रचना देखिए, लिथियम की 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का, तो क्लोरीन लिथियम के पास कहाँ है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। BeH2O में देखें तो इसकी केंद्रीय परमाणु के पास खाली 4 इलेक्ट्रॉन है। BCl3 में देखिए तो केंद्रीय परमाणु में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये अणु क्या कर रहे हैं, स्थायी रचना रख रहे हैं। तो तीनों के में क्रमशः 1, 2, 3 है, फिर भी ये स्थायी अणु रखते हैं। इस प्रकार अन्य यौगिक भी हम देखें तो AlCl3 और BF3 का आप उदाहरण ले सकते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट जो अपवाद है विषम इलेक्ट्रॉन अणु। उन अणुओं में जिनमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या विषम होती है, ऑड होती है। विषम और सम समझते हैं ना, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में सभी परमाणु अष्टक के नियम का पालन नहीं कर पाते। सभी तो नहीं कर रहे, आप रचना देखिए NO में, और ये दूसरी संरचना है NO2 की। देखिए इसमें प्लस माइनस करके फॉर्मल आवेश के साथ दर्शाया गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो सभी परमाणु में अष्टक की रचना पूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये स्थायी रचना रखते हैं। तो ये दूसरा अपवाद हुआ इसका। हम नेक्स्ट अपवाद पे आते हैं, प्रसरित अष्टक। आवर्त सारणी के तीसरे तथा इसके आगे के आवर्त के तत्वों में आबंधन के लिए 3s तथा 3p कक्षकों के अतिरिक्त 3d जो कक्षक है वो भी उपलब्ध होते हैं। इन तत्वों के अनेक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे प्रसरित अष्टक कहते हैं। स्पष्ट है कि इन यौगिकों पर अष्टक नियम लागू नहीं होता। ऐसे यौगिक के कुछ उदाहरण देखें हम, PF5 क्या हो जाएगा, दूसरा SF6, H2SO4 तथा ऐसे भी कई उपसहयोजिक यौगिक हैं जिसमें प्रसरित अष्टक दैट मीन्स 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप रचना देखिए, आपको ख्याल आ जाएगा। ये देखिए तीनों स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं P के साथ 5, दैट मीन्स केंद्रीय परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। SF6 में हम देखेंगे तो केंद्रीय परमाणु के पास कितने 12 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। यहाँ पर भी केंद्रीय परमाणु के पास देखिए 2, 2, 4, 4, 6, 2, 8, 10 से 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। केंद्रीय परमाणु के पास जो लास्ट वाली संरचना उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इन सभी में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये स्थायी अणु है। तो ये भी अष्टक के नियम की मर्यादा है। दैट मीन्स कम में भी होती है और अधिक है वो भी उसकी मर्यादा है। ठीक है, आगे हम इसी में जाते हैं। रोज सबसे सल्फर परमाणु में ऐसे अनेक यौगिक बनाता है जिसमें अष्टक के नियम का पालन होता है। सल्फर डाइक्लोराइड में S परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन का अष्टक उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए SCl2, फिर यहाँ पे देखिए चारों तरफ और इलेक्ट्रॉनों का अष्टक उपस्थित हो रहा है। तो ये भी, और अष्टक के नियम की कुछ अन्य कमियों पर अगर हम ध्यान दें तो अष्टक का नियम उत्कर्ष गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है, परंतु कुछ उत्कर्ष गैसें जैसे कि ज़ेनॉन तथा क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन से भी संयोजित होती है तथा कई यौगिक बनाती हैं, जैसे कि ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, ज़ेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड इत्यादि। अष्टक सिद्धांत अणु की आकृति स्पष्ट नहीं करता है। दूसरा, ये अणु की ऊर्जा अर्थात उसके सापेक्ष स्थायित्व के बारे में कुछ भी संकेत नहीं देता है। तो ये सारी मर्यादाएं हमने देख ली अष्टक के नियम की और फॉर्मल आवेश। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक आप इतनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक